पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस एनटीएस गेट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ देयर एप्लीकेंट्स, आइदर फॉर एडमिशन और फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसलिए पाकिस्तान के बहुत से तलबा हर साल इसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो एनटीएस गेट में अच्छा स्कोर करके या तो एडमिशन ले लें या फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो सके। एनटीएस गेट के 3 सेक्शंस हैं, एक है क्वांटिटेटिव, एक है वर्बल और एक है एनालिटिकल। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि एनालिटिकल का सेक्शन, जिसको आम तौर पे तलबा बड़ा मुश्किल समझते हैं, उसको कैसे तैयार किया जा सकता है ताकि आप उसमें हाई स्कोर लेने के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो कर सकें। इसमें किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक सिचुएशन दी जाती है जो किसी एक सिनेरियो को डिस्क्राइब करती है। सिचुएशन में या इस सिनेरियो में मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। अगर एक की सिचुएशन, एक एंटिटी की सिचुएशन बदलती है तो उससे लिंक दूसरी एंटिटी की सिचुएशन भी बदल जाती है। और तो इस तरीके से कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि चीज़ें आपस में इन रूल्स के तहत इंटरकनेक्टेड है, और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं जो उन रूल्स को अप्लाई करके आप सॉल्व करते हैं या उनको फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आंसर चॉइस है। एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन को आमतौर पर तलबा एक मुश्किल सेक्शन समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप देखें कि क्वांटिटेटिव सेक्शन को तैयार करने के लिए आपको बहुत से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बहुत से फार्मूले याद करने पड़ते हैं और हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने होते हैं। उसमें ज्योमेट्री भी है, ज्योमेट्री के फर्दर फिर टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म का कोर्स होता है जो क्वांटिटेटिव सेक्शन का है। उसके इक्वल ही आप वर्बल सेक्शन को ले लें कि वर्बल सेक्शन में आपको वोकैबुलरी बहुत याद करनी पड़ती है। तो आप इन सेक्शन को देखें और फिर एनालिटिकल को देखें कि एनालिटिकल में ना तो आपको कोई चीज़ याद करनी है, ना उसमें फार्मूले रटे लगाने, ना उसके कोई ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो इस लिहाज से एनालिटिकल रीजनिंग एक आसान सेक्शन है और हकीकत भी ऐसे ही है कि मैं अपनी क्लासेस में 1 या 2 दिन के बाद स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जब मैं उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें जो इसके पैरामीटर्स हैं बता दूँ तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन करने लगते हैं और उनको असल प्रॉब्लम टाइम्स में आती है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन बहरहाल एनालिटिकल रीजनिंग कोई ऐसा मुश्किल सेक्शन नहीं है अगर आप प्रॉपरली इसके इन एंड आउट को समझें, यानी कि इसमें किस किस चीज़ को किस तरह से लिया जाता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये किस तरह से उलझन पैदा होती है इसमें और किस तरीके से आप उसको सुलझा लेते हैं। जब इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो ये सेक्शन मुश्किल नहीं रहता। अच्छा, अब हम गौर करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेक्शन मुश्किल है, तो वो किन बेसिस पर कहते हैं? एक्चुअल क्या चीज़ है जो इसको मुश्किल बना रही होती है उन स्टूडेंट्स के लिए, जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते? तो इसमें 3 मेजर चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट समझते हैं कि ये मुश्किल है। मिसाल के तौर पर उन्हें इसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश की वर्डिंग उन्हें समझ नहीं आती क्योंकि वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही होती है, तो बाज़ औक़ात वो उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके टेक्निकल मीनिंग लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है नेक्स्ट। अब इसके आम ज़बान में क्या मतलब है? आप कहेंगे कि 12 के बाद 13, दिस इज़ नेक्स्ट। लेकिन अगर आप सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक देखें और वो आपको कहें कि ये एक स्ट्रीट है और इसमें ये मकान नंबर या हाउस नंबर 12 है, ये हाउस नंबर 13 है, ये 14 है, इधर ये 11 है, इधर 10 है। अब एक पर्सन इधर से इधर आ रहा है, तो हाउस नंबर 12 का नेक्स्ट क्या होगा? तो आपके जहन में आएगा 13। लेकिन आप सोचें कि अगर वो इधर से आ रहा हो तो फिर, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? 11। तो एक्चुअली जब प्लेसमेंट सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन होते हैं, प्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, स्ट्रीट के केसेस हैं या किसी कमरों में रहने की सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें नेक्स्ट के मीनिंग होते हैं लेफ्ट राइट, कि जो लेफ्ट पे है वो भी नेक्स्ट है और जो राइट साइड पर है वो भी नेक्स्ट है। यानी कि ए नेक्स्ट टू बी के मीनिंग होंगे ए और बी या फिर बी और ए, इस तरतीब से। देखें, इसमें मैंने सिर्फ आपको एक लफ्ज बताया है कि इसके मीनिंग की वजह से
स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, वो या तो इस नेक्स्ट को अंडरस्टैंड ना करें तो यकीनन उनके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि इसके आंसर क्यों इस तरह से आ रहे हैं या वो क्यों उलझ रहे हैं चीज़ों के अंदर। तो इसी तरीके से और दूसरे लफ्ज़ हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसकी तैयारी में इन लफ्ज़ों के मीनिंग समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह से, इसी तरह से और दूसरे लफ्ज़ हैं जो जब तक आपको समझ नहीं आएंगे कि ये लॉजिकल रीजनिंग में इनके क्या मीनिंग है या एनालिटिकल रीजनिंग में इनको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो डिफिकल्टी बेसिकली लाई करती है कि आपको वो चीजें आपके सामने आती ही नहीं है जो एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जरूरी होती है। तीसरी चीजें होती हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडीशंस। जो कंडीशन दी जाती है उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया जाता, उनके कनेक्शन को नहीं समझा जाता। अब वो भी कोई इनफाइनाइट नहीं है, वो थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो आपस में लिंक करती हैं और उनको हम आसानी के साथ बच्चों को समझा सकते हैं। जब उन्हें तीन चीजें समझ आना शुरू होती हैं तो ये क्वेश्चन बेसिकली मुश्किल रहते नहीं है। रह जाती है जरूरत सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, ताकि टाइम मैनेज किया जा सके। टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ टाइम को मैनेज करने के लिए एक और चीज की भी जरूरत है, और वो है टाइप ऑफ क्वेश्चन। कि आपको देखते ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, लिहाजा आपको आपके जहन में फौरन उसको सॉल्व करने के मेथड्स आएंगे, तो आपका टाइम बचेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट के पैटर्न्स क्या होते हैं, अगर आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपने उसके पैरामीटर्स को समझा हुआ है, तो आप आसानी के साथ उसे हल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन को नहीं समझा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो आप हो सकता है कि उसे किसी और मेथड से सॉल्व करने लग जाएं और वो बहुत लेंथी हो जाए, तो टाइम मैनेज नहीं हो सकेगा। तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझें कि इसकी बेसिक कितने टाइप्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। और ये है एनालिटिकल रीजनिंग की टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने 5 बेसिक टाइप्स लिए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। मतलब पहले ग्रुपिंग। आप ग्रुपिंग के लिए ये होता है कि आपको मुख्तलिफ एंटिटीज दी हुई हैं, पर्सन्स दिए हुए हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, मशीन्स दी हुई हैं, एनिमल्स दिए हुए हैं, और आपने उनके सर्टेन कंडीशंस के ऊपर बेस करते हुए ग्रुप्स बनाने हैं। और कोई एक ग्रुप आपसे बार बार पूछा जाता है कि इस ग्रुप में कौन हो सकता है, अगर इस ग्रुप में कोई एक पर्सन है तो दूसरा कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है। फिर है सिलेक्शन, कि आपने सर्टेन पैरामीटर के तहत कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होता है या किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना होता है पैरामीटर के बेस के ऊपर। फिर सीक्वेंसिंग है, इसमें अरेंजमेंट होती है कि आप किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लोगों को अरेंज करते हैं, चेयर्स पर या किसी और जगह प्लेस करते हैं, मशीनों को प्लेस करते हैं, चीज़ों को, आइटम्स को प्लेस करते हैं। फिर सर्कुलर ऑर्डरिंग, ये सीक्वेंस है लेकिन ये सर्कल के अंदर अरेंजमेंट होती है, जैसे कि राउंड टेबल के केसेस हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तकरीबन एक होते हैं, लेकिन इसके पैरामीटर बदल जाते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो दोनों तरह से इसको अलहदा से समझना पड़ेगा और इसमें लीनियर अरेंजमेंट में अलहदा समझना पड़ेगा आपको। फिर पाथ्स एंड फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें आप मिसाल के तौर पर रोड्स ले लें कि ए से रोड बी की तरफ जाता है, बी से फिर वो के की तरफ जाता है, के से एक सड़क एम की तरफ आती है, बी से एक सड़क एल की तरफ भी जाती है। इस तरह से जो फ्लो चार्ट बनता है, या वर्क प्रोसेस भी हो सकते हैं। फैक्ट्री में काम हो रहा है कि ए मशीन प्रोसेस करती है, फिर जो उसकी प्रोडक्ट होती है वो बी टाइप डेस्क पे चली जाती है, वहां प्रोसेस होती है, तो अगर उसमें कोई इशू हो तो वो एल की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज वो के की तरफ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये देखें, अब मैंने आपके सामने ये 5 टाइप्स रखी। अब आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें इसके लेक्चर्स भी हों और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हों अलग-अलग, ताकि जब आपके टेस्ट में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको फौरन पता हो कि ये सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसके पैरामीटर आपके जहन में फौरन आ जाएंगे। आप उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, उसका फ्रेमवर्क भी सही बनाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहीं से मटेरियल नहीं मिलता, या तो आप बुक्स परचेज करें, शायद किसी बुक्स में, मेरी बुक के अलावा जो मेरी बुक अपनी है, गेट स्मार्ट ब्रेन, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मिल जाएगी, बड़े बुक स्टोर से। इसमें ये सारे टाइप्स मौजूद हैं। या फिर आप इस चैनल पर चले जाएं, या फिर आप इस चैनल पर चले जाएं यूट्यूब के, उसमें ये तमाम ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, और इसके अलावा हर टाइप के क्वेश्चन भी मौजूद हैं, और इसमें सॉल्व किए गए 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, अब ये हैं सोर्सेज आपके पास कि जहाँ से आपको ये मटेरियल मिल सकता है ऑनलाइन।
ادروائز آپ اگر بک خرید لیتے ہیں وہ آپ کا چوائس ہے کہ آپ کوئی بھی بک لیں جس میں آپ کو ریلیونٹ ٹاپکس مل جائیں, ان کی ایکسپلینیشن ہو اور پریکٹس کویسچن بھی مل جائیں. لیکن میں نے خود یہاں ان دونوں سورسز کے اوپر یہ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو پریپیئر کر سکیں. سب سے پہلے ہے کہ antitest.com پر جائیں, وہاں پر آپ کو اس کے لیکچرز بھی مل جائیں گے. اس کے علاوہ یہاں 10 گرینڈ ٹیسٹ یعنی کہ فل ٹیسٹ گیٹ کے موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے ایکسپلینڈ ہیں, یعنی کہ آنسر کی ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے. تو آپ آسانی کے ساتھ بہت اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک کہ پاکستان میں کوئی بھی بک ایسی نہیں ہے جس میں 10 ٹیسٹ موجود ہیں. ہر بک میں 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ ہوں گے گرینڈ ٹیسٹ, اور باقی جو ہے وہ تھوڑا بہت مٹیریل ہوتا ہے. جبکہ antitest.com پہ آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا انالیٹیکل کو پراپرلی تیار کرنے. اگر آپ ویڈیو فارمیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل پر چلے جائیں, یعنی کہ آپ یوٹیوب کی سرچ میں جائیں, یوٹیوب چینل کی سرچ کریں اینٹی ٹیسٹ, یہ چینل کا نام ہے, اور آپ کے سامنے یہ کیٹ کا مونوگرام آئے گا, اس میں آپ کو یہ سارے مٹیریل مل جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ ایڈریس ایکسپلورر کے ایڈریس بار میں لکھیں اور انٹر کریں تو آپ ڈائریکٹلی اینٹی ٹیسٹ پر پہنچ جائیں گے. یہاں پر آپ کو ہر ٹاپک کا ٹیوٹوریل بھی مل جائے گا اور پریکٹس کویسچن بھی مل جائیں گے. یہ اب آپ کا چوائس ہے کہ اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, کیونکہ اس پہ کوئی کاسٹ نہیں ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے, تو آپ اس کو یوز کر سکتے. اب ہم ایک سیمپل کویسچن سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کو میں ایکسپلین کر سکوں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں وہ کس طرح سے اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں اس کویسچنز میں. جی, یہ انالیٹیکل ریزننگ کا ایک سیمپل کویسچن ہے. A landlord owns a 2-story apartment complex. The complex has 4 adjacent ground floor apartments numbered 111, 112, 113 and 114 respectively. یعنی کہ یہ اس نے کہا کہ یہ گراؤنڈ فلور ہے, اس کے اوپر ایڈجسٹنٹ اپارٹمنٹس. پھر آگے وہ کہتا ہے اینڈ 4 اپ اسٹیئرس, یعنی کہ فرسٹ فلور آ جائے گا اپارٹمنٹ نمبر 211, 212, 213, 214 such as 211 is directly above 111, یعنی کہ 211 ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہوگا, 212 اس کے اوپر ہوگا, 213 اس کے اوپر ہوگا, 214 اس ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہوگا. یہ ارینجمنٹ, یہ اب آپ کا ہے فریم ورک. دس از فریم ورک, یعنی کہ کویسچن اس کے اندر رہے گا, اس کے اندر آپ نے ارینجمنٹ کرنی ہے. اب لینڈ لارڈ کیپس 1 اپارٹمنٹ empty where he stays when he visits town and rents out 6 other. ایک خالی رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس نے مینشن نہیں کیا کہ کون سا ہے. نین lives in 114, یہ ریزرو ہو گیا نین کے لیے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو فریم ورک ہم نے بنایا تھا اس میں جو فکس کنڈیشن ہے جو اس نے چینج نہیں کرنی, اس نے فکس کر دیا کہ نین اس میں رہے گا, تو ہم اس کو فکس کنڈیشن کو پہلے ہی اپلائی کر دیتے. ہال wouldn't live in 214, ہال جو ہے وہ یہاں نہیں رہے گا 214 میں. اینڈ کٹ wouldn't live next to Liz. دیکھیں اب کیا کہا اس نے, کٹ would not live next to Liz. اب نیکسٹ کے میننگ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے بات کی تھی کہ نیکسٹ کا مطلب ہے لیفٹ رائٹ. یہ نہیں ہے کوئی کہ یہ نمبروں کی کوئی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے کہ اگر کٹ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو لیز لیفٹ رائٹ پر آ سکتا ہے, اور لیز اگر رائٹ پر ہے لیفٹ پر ہے تو کٹ رائٹ پر آ سکتا ہے. دونوں طرح سے پاسبل ہے. نیکسٹ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ اس طرح نہیں رہیں گے, نہ یہ ادھر ہو سکتا نہ یہ ادھر ہو سکتا. ساتھ ساتھ نہیں رہنا, یعنی کہ نیکسٹ کا مطلب ساتھ ساتھ کہہ لیں آپ کہ وہ ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے سیم فلور کے اوپر. ظاہر ہے سیم فلور پہ ہی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. انگا لیوز ڈائریکٹلی ابو جو, اور انگا یعنی کہ اب پہلی کنڈیشن ہماری ہوگی کٹ پلس لیز, یہ الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ کنڈیشن ہو گئی کہ انگا جو ہے وہ اوپر رہے گی اور جو ڈائریکٹلی یعنی کہ جو کے اوپر والا جو اپارٹمنٹ ہوگا انگا اس میں رہے گی. یعنی کہ اگر جو 111 میں ہے تو انگا 211 میں ہوگی, اگر وہ 12 میں ہے تو وہ اوپر والے 12 میں ہوگی, اگر جو 13 میں ہے تو وہ اوپر والے 13 میں ہوگی, اس طرح سے. اب دیکھیں کہ اس میں یہ ٹوٹل سچویشن جو یہاں پر اس طرح سے, پہلی کنڈیشن کٹ اور لیف ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے, انگا اینڈ جو اوپر نیچے ہوں گے, ہال اس میں نہیں آ سکتا, نین کے لیے یہ ریزرو ہے, اور یہ ایمپٹی دیا گیا کہ 112 از بینگ رینوویٹڈ, تو یہ رینوویٹڈ کے لیے رینوویشن کے لیے خالی ہے, یہ ایمپٹی رہے گا. تو اب اس سچویشن کے بعد یہ کویسچن ہے, if Inga insist on living next to hall, انگا ہال کے ساتھ. اب اگین نیکسٹ کی میننگ کیا ہوں گے, لیفٹ رائٹ, یعنی انگا لیفٹ پر آ سکتی ہے یا رائٹ پر, دونوں میں سے جو پاسبل ہوگا.
देन वेयर मस्ट हॉल लिव, फिर हॉल को कहाँ रहना चाहिए। तो अब ये हमारे पास फ्रेमवर्क है। अब आप इसमें देखें कि इंगा एंड जो ने ऊपर ऊपर रहना और ये हमें कंडीशन में दिया गया है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि जो और इंगा यहाँ एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो यहाँ आ सकते हैं या यहाँ आ सकते हैं, इसके अलावा तो ऊपर नीचे की कोई जगह खाली नहीं है, ये एम्प्टी रहना है, लिहाजा यहाँ पर जो नहीं आ सकता। जब जो नहीं आएगा तो इंगा भी नहीं होगी। नैन ने ये 114 रिजर्व किया हुआ है, तो यहाँ जो नहीं आ सकता तो फिर इंगा भी नहीं आ सकती। इसका मतलब है इंगा के लिए ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इंगा या तो यहाँ आएगी या यहाँ। तो हम कहते हैं कि हॉल यहाँ आ जाए। तो अब हॉल अगर यहाँ है तो इस इट्स मीन के वो इंगा के साथ है, क्योंकि इंगा या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, तो इसके साथ ही होगी। इसका मतलब है हॉल को 212 में रहना चाहिए ताकि इंगा उसके साथ वाले रूम में हो। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप देखें कि इसमें ना सिर्फ कंडीशंस का रोल है बल्कि आपको लफ्जों के मीनिंग आने का भी रोल है कि इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आपके लिए जरूरी है कि हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेकर आएं, उसे समझें, उसके इन एंड आउट को समझें, उसके अंदर मौजूद पैरामीटर्स को समझें, उसकी लिमिटेशंस को समझें, इसी तरह से लॉजिकल रिलेशनशिप्स जो होती है चीज़ों में उसको अंडरस्टैंड करें। और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लफ्ज़ भी थोड़े से हैं और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी हैं। अगर आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं तमाम चीज़ों से और 100 या 150 के करीब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व कर लें उन्हें, तो एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा।